टाइम्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम नगरी प्रयागराज पहुंचे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। महाकुंभ के दौरान मौनी अमावस्या की भगदड़ में मौत हुई श्रद्धालु शिवराज के भतीजे शिवम को भी मीडिया के सामने पेश किया और कई गंभीर आरोप उन्होंने लगाए हैं। और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है, आइए दिखाते हैं। और साथ ही मृतक के भतीजे ने, आइए वो भी दिखाते हैं। ये मैं इंट्रोड्यूस करना भूल गया था। संगम नोज पर उस रात शिवराज गुप्ता जी एक्सपायर हुए थे। उनका भतीजा हमारे साथ है जो झारखंड से है। जो सरकार ने आश्वासन दिया था कि मुआवजा दिया जाएगा, मुआवजा तो दिया नहीं, लेकिन दबाव बनाया जा रहा है। मैं चाहूंगा उनका भतीजा आया है, वो जरूर आपके सामने कुछ बात शेयर करें। नमस्कार, मैं कपिल गुप्ता झारखंड से। मेरे चाचा थे जो शिवराज गुप्ता, वो संगम नोज पे उनको भगदड़ में जो उनकी जो देहांत हो गया था, तो उनको जो है मतलब झारखंड मतलब मृत्यु के बाद पहुंचा दिया गया। अंतिम संस्कार के लिए उन्होंने जो है पुलिस द्वारा जो 15,000 रुपया भी दिया गया था। उसके बाद अंतिम संस्कार के बाद जो है फिर जो है मैं और मेरे भैया आए यहाँ पे। शिवराज जी के बेटा जो शिवम गुप्ता है, वो बेचारा आ नहीं पाया मेरे साथ, वो मतलब नौकरी के कारण आ नहीं पाया। वो आए, हम लोग काफी जो है डेथ सर्टिफिकेट के लिए परेशान थे। डेथ सर्टिफिकेट मिलने से पहले हमारे घर पे जो है 5 लाख रुपया पुलिस द्वारा कैश लेके पहुंचा जाता है। उसके बाद जो है बोलता कि आपका जो है वो आपका उसमें हो गया एक्सीडेंट में, इसमें आपको 5 लाख की सहायता दी जाएगी। बाकी सब जो हमारे पलामू वाले थे, उनके अकाउंट में 25 लाख रुपए आ गए। सारे के अकाउंट में सब पैसे आ गए, हमारे अकाउंट में उनको 5 लाख रुपए कैश दिया गया। मृत्यु का कारण बतलाया गया था। मृत्यु का कारण संगम नोज पे था, एनाटॉमी के बारे में डॉक्यूमेंट है, पूरा सब कुछ लिखा है उन्होंने। ये भी कहा गया था कि मृत्यु का कारण बदलिए। मृत्यु भगदड़ में हुआ था भैया, वो भगदड़ में हुआ था। कारण तो यही था जो भगदड़ में सब नहीं, कोई लेटर नहीं। बॉडी देने के लिए कुछ बॉडी देने के लिए दिया गया था, एनाटॉमी की रिपोर्ट है मेरे पास। बॉडी शासन द्वारा पहुंचाया गया था, प्रशासन द्वारा। कहा जा रहा था ये भी कि बताइए कि नॉर्मल तरीके से हुई। यही कहा जा रहा है कि नॉर्मल तरीके से हुई, जबकि संगम नोज पे बताया बॉडी नंबर 6 थी। और वहां से जो है एनाटॉमी की जब हमने बॉडी प्राप्त किया तो 20 नंबर बॉडी थी हमारी। क्या कहेंगे अखिलेश जी? नहीं, मैं ये तो एक कहानी है। इस तरह बहुत सारे लोग, परिवार के लोगों के साथ ऐसी कहानियां हैं कि सरकार आखिरकार आंकड़े क्यों छिपा रही है। यही बात तो हम लोग कह रहे हैं कि सरकार को आंकड़े नहीं छिपाने चाहिए, और आंकड़े इसलिए छिपा रही है कि मुआवजा न देना पड़ जाए। कई परिवार ऐसे जिनके परिवार के सदस्य अभी भी नहीं घर पहुंचे हैं, वो किस इंतजार में बैठे होंगे कि वो आएगा सदस्य परिवार का, कि खो गया है, कि उसकी जान चली गई है। सोचो इंतजार कितना खराब होगा। नहीं, सच्चाई तो यही कि सरकार हर आंकड़ा छिपाना चाहती है। एक तो एग्जाम्पलरी हम लोगों ने इनसे निवेदन किया तब आए हैं, आगे सरकार क्यों नहीं देना चाहती मुआवजा इनको, जब ये बता रहे हैं कि इनके चाचा की डेड बॉडी का नंबर 6 था। इनके पास पेपर्स हैं, पूरे पेपर्स हैं इनके पास, लेकिन उसके बाद ये सरकार क्यों नहीं देना चाहती मुआवजा। ये सरकार बताएगी आखिर का कारण क्या है। ये होने का कारण आपको क्या लगता है? मुख्यमंत्री जी खुद, क्योंकि हर इवेंट को ये बीजेपी का इवेंट बनाना चाहते हैं। सुनने में आ रहा है कि कुंभ के आयोजन में ये तैयारी थी कि प्रधानमंत्री जी का नाम भी घोषित हो जाए इनका। ये पॉलिटिकल कुंभ बनाना चाहते हैं, रिलीजियस कुंभ नहीं था। श्रद्धालुओं को कुंभ नहीं माना रहे थे। कभी आपने देखा इतने चैनलों को इंटरव्यू दिया गया हो, इस तरह से व्यवस्था की गई हो। ये पूरा मिसमैनेजमेंट अगर किसी ने किया जिसकी वजह से इतना बड़ा धब्बा लगा है, और आने वाले समय में आप तो बेहतर सच जानते हैं, हम लोग सच जाने न जाने, बहुत सी चीजें हम लोगों तक नहीं पहुंची होंगी, लेकिन आप तो यहाँ के रहने वाले लोग हैं, आपको तो सब सच्चाई है, आपको सबको पता है इस बात। मैंने कहा कि 400 अगर जीत गए होते एमपी, जो ये कह रहे थे संविधान बदलने की, पूरे भारतीय जनता पार्टी के लोग तलवार लेकर सड़कों पे घूम रहे होते।
अच्छा, डिप्टी सीएम एक सवाल कह रहे हैं कि हम बाबा साहब का नाम सपा और कांग्रेस इस्तेमाल करके उनके पद छीनकर भाजपा चल रही है। कौन बोल रहा है? डिप्टी सीएम कैसे? उनके लिए मैंने इस चौराहे पे एक स्पेस सूट देखा है। मुझे उम्मीद है इस तरह का स्पेस सूट उन्हें दे दो तो वो किसी दूसरे प्लेनेट पे चले जाए, क्योंकि यहाँ तो कुर्सी मिलनी नहीं है। रेलवे जहां ट्रेनों पर निर्भर है और ट्रेन में अहम भूमिका निभाने वाला लोको पायलट होता है, जो रात दिन ट्रेन चलाकर लोगों को उनके गंतव्य तक सुरक्षित पहुंचाता है, तो ऐसे में रेलवे भी उनकी सुरक्षा और उनके आराम का ख्याल रखती है। बता दें, जहां रनिंग रूम पहले नॉर्मल थे तो वहीं अब उसे हाईटेक किया गया है और उसमें खास व्यवस्थाएं लोको पायलट के लिए की गई है। और रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी शशिकांत त्रिपाठी का इस पूरे मामले पर क्या कहना है कि किस तरह से पहले लोको पायलट के लिए व्यवस्थाएं रनिंग रूम में थी और अब क्या व्यवस्थाएं होंगी उनके लिए, क्या खास होगा, आइए दिखाते हैं आपको क्या कुछ कहना है CPRO शशिकांत त्रिपाठी का इस पूरे मामले पर। आज हम लोगों ने आप लोगों को आमंत्रित किया है ये दिखाने के लिए कि किस प्रकार से हम लोग लोको पायलट ड्यूटी के लिए कॉल करते हैं, कैसे उनको यहाँ पे ड्यूटी जब आते हैं वो ऑन ड्यूटी होते हैं, उसके पश्चात भी साइन ऑन से अपनी गाड़ी का चार्ज देने के बीच में समय दिया जाता है, लगभग आधे घंटे का समय दिया जाता है, जिसमें उनकी काउंसलिंग भी की जाती है और ये देखा जाता है, पर्सनलाइजर किया जाता है और ये देखा जाता है कि वो कंप्लीट रूप से पूरी तरह से रेस्टअप होकर गाड़ी चलाने के लिए अभी तैयार है या नहीं। तो क्वालिटी रेस्ट इंश्योर कराना ये हमारी प्राथमिकता है, चाहे वो ड्राइवर हमारी लॉबी का हो या किसी दूसरे हेडक्वार्टर का हो। दूसरे हेडक्वार्टर के जो ड्राइवर गार्ड्स आते हैं, रनिंग स्टाफ आता है, उनको हम लोग अपने रनिंग रूम में ले जाके वहाँ रेस्ट कराते हैं। उनको जो रेस्ट का टाइम है वो पूरा दिया जाता है और इसके पश्चात वहाँ पे पूरी तरह से जो हमारे रनिंग रूम है वो आप लोग देखेंगे वातानुकूलित है। वहाँ योगा की फैसिलिटी, स्पोर्ट्स की फैसिलिटी, इंटरटेनमेंट की बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं ताकि वो लोग क्वालिटी रेस्ट अवेल कर सकें। इसके अलावा जो लोग इसी हेडक्वार्टर के होते हैं, जो प्रयागराज के ही हैं जैसे, और यहीं पे उनका घर है, वहाँ भी हम लोग समय समय पे फैमिली के साथ भी इंटरेक्शन करते हैं ताकि जो हमारा लोको पायलट जब गाड़ी लेने आए, गाड़ी का चार्ज ले, तो वो पूरी तरह से रेस्टअप होके आए, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से किसी भी तरह से तनाव मुक्त हो, ताकि वो सुरक्षित रूप से गाड़ी का संचालन कर सके। हम लोगों का ये उद्देश्य है कि हम लोग किसी भी जो भी हमारी मेल एक्सप्रेस गाड़ियाँ, पैसेंजर गाड़ियाँ चल रही हैं, उनमें 104 घंटे का 15 दिन में गाइडलाइन है वर्क कराने का, लेकिन जो हमारा एवरेज आता है वो लगभग 80 से 90 घंटे के बीच आता है। तो मतलब एक दिन में अगर देखा जाए तो उस लोको पायलट को 6 घंटे से अधिक किसी भी लोको पायलट को कार्य नहीं करना पड़ता। इसके अलावा जो हमारे मालगाड़ी के भी गार्ड हैं, ड्राइवर हैं, लोको पायलट्स हैं, वो भी अगर देखा जाए तो किसी भी लोको पायलट को किसी भी स्ट्रेच में 9 घंटे से ज्यादा की ड्यूटी नहीं करनी होती है। तो ये हमारा उद्देश्य है कि हम लोको पायलट को पूरी तरह से रेस्ट देके अच्छी तरह से उसको मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार करके ही उसको गाड़ी वर्क कराएं, ताकि वो सुरक्षा के साथ, संरक्षा के साथ और मानसिक रूप से संतुष्ट होकर सारे नियमों की जानकारी करते हुए, सारे नियमों का पालन करते हुए गाड़ी का संचालन करें, क्योंकि हमारी जो प्रमुख प्राथमिकता है वो संरक्षा है। सोशल मीडिया पर फिल्म निदेशक अनुराग कश्यप के बयान के बाद देश भर में हंगामा मचा हुआ है। इसी क्रम में ब्राह्मण पर की गई टिप्पणी को लेकर संगम नगरी प्रयागराज में विरोध किया गया। बड़ी संख्या में ब्राह्मण समाज के लोग सिविल लाइंस थाने के बाहर पहुंचे और अनुराग कश्यप के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और अनुराग कश्यप माफ़ी मांगो के नारे लगाने लगे। इस दौरान लोगों ने कहा कि अनुराग कश्यप हमेशा से ही देश विरोधी हैं और असामाजिक विषय पर कहने के लिए ही जाने जाते हैं और हम FIR दर्ज करा कर ही यहाँ से जाएंगे। और क्या कुछ कहना था लोगों का यहाँ पर आए हुए, आइए दिखाते हैं आपको। आपके मीडिया के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, जिस तरह से फिल्म प्रोड्यूसर अनुराग कश्यप ने ब्राह्मण समाज के लिए जो गलत टिप्पणी और गलत शब्दों का उसने प्रयोग किया है, मैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी से कहना चाहता हूं, ब्राह्मण समाज कोई कमजोर समाज नहीं है। वह समाज जिधर चलता है उधर सरकार बनती है और जिधर से हटता है उधर से सरकार हट जाती है। तो मैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी
और माननीय मोदी जी से कहना चाहता हूं, ऐसे लोग जो समाज को तोड़ने का कार्य कर रहे हैं, ऐसे लोग जो समाज को विध्वस्त करने का काम कर रहे हैं, समाज को इधर उधर करने का काम कर रहे हैं, ऐसे अनुराग कश्यप जैसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा देकर, जिससे भविष्य में किसी कोई जाति सूचक शब्दों का, किसी जाति के लिए अब शब्दों का प्रयोग करे तो एक बार वो सोचे। मैं कहना चाहता हूं आपके मीडिया के माध्यम से, आप कोई भी सरकारें उठा कर देख लीजिए, अगर ब्राह्मणों के साथ गलत हुआ है तो वो सरकार उखड़ गई है। तो मैं कहना चाहता हूं अनुराग कश्यप जैसे लोगों से कि तुम्हारा फिल्म जो फिल्म के लिए तुमने ब्राह्मणों के लिए किया है, पूरे प्रदेश में तेरा फिल्म लगेगा नहीं, और लगेगा नहीं कोई देखेगा नहीं। ये मैं वादा करता हूं प्रयागराज की धरती से। मैं कहना चाहता हूं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज से, ऐसे लोग जो जाति सूचक और समाज को तोड़ने वाले कार्यों के कृत करके समाज को तोड़ने का कार्य करते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आज इसी उपलक्ष्य में प्रयागराज सिविल लाइन थाना पे हम लोगों ने आकर इंस्पेक्टर के माध्यम से एफआईआर के लिए ज्ञापन दिया जा रहा है, और जब तक एफआईआर नहीं होगा तब तक हम लोग यहाँ पे रहेंगे। और ये बताना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से, कश्यप जैसे लोग अगर सुधरे नहीं तो ब्राह्मण समाज उनको खुद सुधारने का आता है। मैं बता देना चाहता हूँ, मेरा परिचय डॉक्टर श्याम प्रकाश द्विवेदी, प्रयागराज, राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्राह्मण समाज। यमुनानगर के मांडा में पत्नी ने अपने बच्चों के साथ मिलकर किया अपने पति की हत्या। आरोपी पत्नी को बेटे को पुलिस ने किया अरेस्ट। फिलहाल पुलिस ने डेड बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और घटना की तफ्तीश कर रही है। मृतक शराब का आदी था और आए दिन नशे में रहने की वजह से अपने घर में आए दिन लड़ाई झगड़ा किया करता था। 19 अप्रैल को रात भी मृतक शराब पीकर आया था। अपने घर में दौरान घर वालों से लड़ाई किया। इसी बात से खफा पत्नी और बच्चों ने साथ मिलकर एक लकड़ी से वार कर दिया। वहीं मौके पर पहुंची परिवार और लोगों ने घायल हालत में अस्पताल भेजा। वहीं डॉक्टरों की टीम ने उसे मृत घोषित कर दिया। दिनांक 20/4/25 को थाना मांडव की सूचना प्राप्त होती है कि ग्राम मडार में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। मौके पर जब पुलिस टीम पहुंचती है तो ये जानकारी होती है कि व्यक्ति का नाम सियाराम पटेल है, जो 19/4/2025 को नशे की हालत में घर पे आता है, जहां उसकी अपनी पत्नी और बच्चे के साथ मारपीट होती है। पत्नी और बच्चे ने लकड़ी के मोटे डंडे से उसके साथ मारपीट की, जिससे उसे गंभीर चोटें आ गईं। उसके सियाराम के परिजन उसको लेके डॉक्टर के पास गए, जहाँ डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया गया। बॉडी को पीएम हेतु मोर्चरी रवाना कर दिया गया है। सियाराम की पत्नी को हिरासत में लिया गया है एवं उससे बच्चे से भी पूछताछ की जा रही है। प्रकरण में तहरीर प्राप्त कर मुकदमा पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।